नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के पहले अध्याय की बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, मामलुक वंश, जिसे हम सब गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां सत्ता, साजिश और संघर्ष ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, एक गुलाम जो हिंदुस्तान का सुल्तान बन जाए। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना। लेकिन यही तो मामलुक वंश की असली कहानी है, उसकी नींव है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कैसे कोई अपनी किस्मत खुद लिखकर एक पूरे साम्राज्य का बादशाह बन सकता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये मामलुक वंश है क्या। देखिए, मामलुक वंश या गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश था। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो संस्थापक थे और जो बड़े बड़े शासक हुए वो असल में गुलाम थे। उन्हें फौजी सेवा के लिए खरीदा गया था और वो अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। इस वंश ने लगभग 84 सालों तक हुकूमत की और ये दौर बड़े नाटकीय बदलावों से भरा हुआ था। इसकी कहानी शुरू होती है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। फिर इल्तुतमिश और भारत की पहली महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान जैसे बड़े नाम आते हैं और आखिर में बलबन के कठोर शासन के बाद 1290 में ये कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए एक एक करके इन शासकों के दौर को समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस वंश के संस्थापक की, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो इंसान जिसने एक गुलाम से सुल्तान बनने का वो अविश्वसनीय सफर तय किया था। ऐबक असल में मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था। गौरी उसकी वफादारी और मिलिट्री स्किल से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने भारत में अपने जीते हुए इलाकों का गवर्नर बना दिया। फिर 1206 में जैसे ही गौरी की मौत हुई, ऐबक ने मौके का पूरा फायदा उठाया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। ऐबक का राज भले ही बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उसकी विरासत आज भी दिल्ली में पत्थरों पर जिंदा है। उसने भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और सबसे मशहूर कुतुब मीनार का काम भी उसी ने शुरू करवाया, जो आज दिल्ली की पहचान है और ममलुक ताकत का एक सिंबल भी। अच्छा, ऐबक की एक और बड़ी दिलचस्प बात थी उसका टाइटल। उसे लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। ये टाइटल उसकी दरियादिली को दिखाता है और इसी वजह से वो अपनी प्रजा में काफी पॉपुलर भी था। लेकिन अफसोस 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी अचानक मौत हो गई और सल्तनत का भविष्य एक बार फिर अनिश्चित हो गया। ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा उसका दामाद इल्तुतमिश। अब देखिए, इतिहासकार ऐबक को तो फाउंडर मानते हैं, लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कहते हैं। चलिए देखते हैं क्यों। तो इल्तुतमिश ने वो काम किया जो बहुत जरूरी था। उसने सल्तनत को स्थिरता दी। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। उसने एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम शुरू किया, चांदी का टका और तांबे का जीतल। और सबसे बड़ी बात, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता हासिल की। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, इससे उसके राज को पूरी इस्लामी दुनिया में कानूनी और धार्मिक तौर पर वैधता मिल गई। वो अब एक विद्रोही नहीं, बल्कि एक लेजिटिमेट सुल्तान बन गया था। उसने राजकाज में मदद के लिए 40 वफादार तुर्की अमीरों का एक ग्रुप भी बनाया, जिसे तुर्कानी चिहालगानी या चालीसा के नाम से जाना गया। ये ग्रुप इतना पावरफुल हो गया कि जैसा हम आगे देखेंगे, इसने बाद के सुल्तानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। इल्तुतमिश के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उस वक्त के भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को नाकाबिल समझा और अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुन लिया। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। उस दौर के लिए ये एक असाधारण घटना थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रज़िया एक बहुत ही काबिल और इंसाफ पसंद शासक थी। एक महान सुल्तान के सारे गुण उसमें थे, बस एक को छोड़कर, जो उस दौर के अमीरों की नज़र में सबसे बड़ी कमी थी, कि वो एक औरत थीं। उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया, मर्दों की तरह कपड़े पहने और खुले चेहरे के साथ दरबार लगाती थीं। लेकिन तुर्की सरदारों को, खासकर उस पावरफुल चालीसा को, एक औरत का हुक्म मानना गवारा नहीं था। उन्हें लगा ये तो उनकी शान के खिलाफ है। नतीजा ये हुआ कि उसके खिलाफ लगातार साजिशें होने लगीं। इन्हीं साजिशों की वजह से उसका पतन हुआ और सिर्फ 4 साल के राज के बाद
1240 में उसकी हत्या कर दी गई। रज़िया की मौत के बाद सल्तनत में अफरा तफरी और अस्थिरता का एक लंबा दौर चला। कई कमजोर शासक आए और गए और असली ताकत चालीसा के हाथों में आ गई। इस उथल-पुथल को खत्म करने के लिए एक बहुत ही सख्त शासक सामने आया, गियासुद्दीन बलबन। बलबन का शासन करने का तरीका बिल्कुल सीधा और बेरहम था, जिसे इतिहास में लौ और रक्त की नीति कहा जाता है। इसका सीधा मतलब था दुश्मनों और विद्रोहियों के लिए कोई रहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ तलवार। बलबन ये समझ गया था कि सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान की इज्जत और डर दोनों को वापस लाना होगा। तो उसने सबसे पहले उसी पावरफुल चालीसा को खत्म किया जिसका वो खुद कभी मेंबर था। उसने सुल्तान के पद को ऊंचा दिखाने के लिए खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहना शुरू किया और दरबार में सिजदा और पायबोस जैसे ईरानी रिवाज लागू किए ताकि सबको पता चले कि सुल्तान सबसे ऊपर है। उसका जासूसी सिस्टम इतना तगड़ा था कि कोई भी सरदार उसके खिलाफ साजिश करने से डरता था। बलबन ने अपनी सख्ती से सल्तनत में ऑर्डर तो वापस ला दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद ये सिस्टम टिक नहीं पाया। उसकी पॉलिसी इतनी ज्यादा उस पर डिपेंडेंट थी कि उसके कमजोर वारिस उन्हें संभाल ही नहीं सके। और पतन बहुत तेजी से हुआ। बलबन के वारिस नाकाबिल साबित हुए। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा एक नए ग्रुप खिलजी सरदारों ने उठाया। 1290 में उनके लीडर जलालुद्दीन खिलजी ने आखिरी मामलुक शासक को मारकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, और इस तरह मामलुक वंश खत्म हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मामलुक वंश की कहानी इन 4 पिलर्स पर टिकी है। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला सुल्तान जिसने नींव रखी। इल्तुतमिश, वो असली संस्थापक जिसने साम्राज्य को मजबूती दी। रज़िया सुल्तान, वो बहादुर महिला जिसने रिवाजों को चुनौती दी। और आखिर में बलबन, जिसने लोहे जैसी सख्ती से सल्तनत को बिखरने से बचाया। हर एक ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने दिल्ली सल्तनत के भविष्य को एक नई दिशा दी। गुलामों द्वारा शुरू किया गया एक राजवंश 84 साल तक चला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये कहानी सिर्फ हिम्मत, काबिलियत और किस्मत की है, या ये सत्ता का एक ऐसा बेरहम खेल है जहां सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है? जवाब शायद इन दोनों के बीच ही कहीं है। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमें कभी भी सीधे सपाट जवाब